नमस्कार बच्चों। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो है उसका तीसरा पाठ है और इस पाठ का तीसरा ही पीरियड है ये। तो इस पीरियड में हम पढ़ेंगे बच्चों संसद के बारे में। हमें देखा संसद हमारे लिए बहुत जरूरी है। संसद सरकार बनाती है, संसद सरकार चलाने का कार्य करती है, संसद देश के कार्य को करवाने का काम करती है। तो संसद में अब लोग चुने जाते हैं सदस्य के रूप में, लेकिन हम आज इन पे विचार करें, इनके बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करें कि संसद में, हमारे देश की संसद में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं। आज हमारे मतलब हम जाने। अगर बात करते हैं, एक सूची इसमें दी गई है मतदान प्रतिशत। इसके बारे में एक जानकारी आपको ये होनी चाहिए। जैसे अगर एक जगह पे अगर मान लो 100 वोट है, 100 लोगों के वोट है एक गांव में, मान लेते हैं छोटा सा गांव है, वहां पे 100 ही वोट है और 100 वोट में से जिस दिन वोट डालते हैं, वोट डालने के लिए केवल 60 व्यक्ति आते हैं। 100 में से 60 ही लोग उस दिन आके वोट डालते हैं और बाकी के जो 40 लोग हैं जिनका नाम है मतदाता सूची में, वो वोट डालने नहीं आते। तो हम ये मान लेते हैं भाई 100 में से 60 वोट डाले हैं, तो चुनाव का जो प्रतिशत है वो 60% है। तो ये आंकड़े जब गिनती होती है, हर बार जब चुनाव होते हैं तो एक पूरी सूची दी गई है। लोकसभा शुरू से लेकर पहली से लेकर 14वीं लोकसभा तक की सूची। इसमें अगर आप देखें मतदान प्रतिशत लगभग 60, 65, 50 इसके आसपास हमारा मतदान प्रतिशत रहता है। ये हमारे लिए एक दुख की भी बात है कि भारत के सभी लोग जिनका वोट बना हुआ है वो वोट डालने नहीं जाते। इसका मतलब वो लोग जागरूक नहीं है, उनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, या उनके पास सरकार के या देश के हित में सोचने का कोई समय नहीं है। ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि हमें सभी को वोट डालना चाहिए। हमारी वोट डालने की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम बहुमत का निर्णय कहते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि सभी लोगों की इसमें भागीदारी हो। तो इसलिए कई जगह देखते हैं हम 80% चुनाव होता मतदान होता है, कई जगह हम 90%, कई जगह तो 100% भी हो सकता है जो अच्छी जगह है। तो इसलिए जो चुनाव प्रतिशत है उसकी तालिका को भी आप समझेंगे और उनको भी याद रखेंगे। तो हम बात करते हैं संसद में बच्चों कौन कौन से लोग होते हैं। अगर हम पहले देखते थे आमतौर पे भाई जो नेता बनने वाले लोग हैं, या तो वो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, या कुर्ता पजामा डाल के अच्छे उसमें साधन संपन्न लोग होते हैं, मोटे ताजे खासे लोग होते हैं। तो ये देखते थे चाहे वो, तो यही अंदाजा लगाते थे कि वो शहर के लोग हो गए, और पहले होता भी ऐसे ही था। तो ये पहले जो शहर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, ज्यादा साधन संपन्न लोग होते थे, तो वो राजनीति में भी ज्यादा होते थे और आगे आ जाते थे। तो अब देखते हैं हम गांव से भी जो उठे हुए लोग हैं, गांव के भी जो गरीब लोग हैं, गांव के भी जो साधन संपन्न लोग हैं, वो भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या में शामिल होने लगे हैं। वो भी चुने जाते हैं, वो भी देश के नेता बनते हैं और देश की सरकार में मंत्री और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इसलिए हमारे लोकसभा संसद में शहर के भी लोग होते हैं और गांव के भी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और अनपढ़ लोग भी होते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, सुलझे हुए लोग हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता उसको वोट दे के चुनाव जितवा देती है, तो उस प्रकार के भी लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, इनमें से हम ये कह सकते हैं गांव के इतने लोग हो गए, शहर के इतने लोग हो गए, ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल। कल हमने पिछले पीरियड में बात करी थी, भी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, सभी दलों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है किसी की संख्या एक हो, किसी की ज्यादा हो। तो इसलिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जो पूरे देश में है राष्ट्रीय दल है, और जो कुछ क्षेत्र तक सीमित है, वो एक जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली में है,
वो दिल्ली दिल्ली तक सीमित है या पंजाब में है या कुछ जगह फैलने लगी है, तो वो क्षेत्रीय दल है। तो हम आगे अगर बात करें, एक विशेष जो संविधान के तहत जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, संविधान के तहत जिनको अधिकार प्राप्त है, संसद में ये जो मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं, एससी और एसटी के लोग, जिनको शेड्यूल कास्ट गांव में काफी सारी जातियां होती है, तो उसमें अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, तो उनको विशेष कानून के तहत संविधान में प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको हिस्सेदारी दी गई है। जितनी उनकी संख्या है देश में, उस संख्या के अनुपात में उनको उनके चुनाव क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। मान लो 100 सीटों में से शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15 सीटें दी जाती है और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, एसटी के लोगों को 7.5 सीटें जाती है। तो इस प्रकार से 22% इनका हिस्सेदारी होती है। तो हम कह सकते हैं इनका एक विशेष 100 में से 22 सीटें इनको हमने देनी है। वे यहाँ पे इसी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई भी चुनाव वहां पे नहीं लड़ेगा, इसलिए इनको विशेष संविधान के तहत हक प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। वो ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि आमतौर पे भारत में हमें जाति की बहुत बड़ी समस्या है, और जो गरीब लोग हैं या जो जिन जाति के ऐसे लोग हैं जिनको लोग अपने से नीचे मानते हैं, तो उनको बराबरी में लाने के लिए, उनको भी राजनीति में हिस्सा देने के लिए, उनको भी देश की संसद में पहुंचाने के लिए, अपनी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उन लोगों की बात उठाने के लिए, उन लोगों के बारे में कानून बनाने के लिए, उनके हकों की पूरा करवाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये लोग संसद में जाते हैं, चुने जाते हैं, और वहां पे संसद में इनकी आवाज उठाना इनका कर्तव्य है, इनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के उसी सीट से वो चुन के आते हैं। तो इसके जो इनका अनुपात है वो संविधान में दिया गया है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी के लोग, उनके भी लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक इस प्रकार का कानून नहीं बन पाया, जबकि उनको भी काफी सारी की जरूरत है। उनके भी अगर नेता इस में आए, और आते भी हैं, वो सामान्य सीट से भी आ जाते हैं, और काफी सारा उनका प्रतिनिधित्व, उनकी भी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ने लग रही है। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की हिस्सेदारी संसद में बढ़ रही है। फिर हम कहते हैं भी अल्पसंख्यक लोग भी हैं, जो जैसे धर्म के आधार पे बात करें, वे एक धर्म के लोग, हिंदू ज्यादा संख्या में है, मुसलमान कम संख्या में है, फिर उसके बाद सिख और कम संख्या में है, बौद्ध और कम संख्या में है, ईसाई और कम संख्या में है। तो जो आधे से ज्यादा जनसंख्या जिसकी होती है उसको बहुसंख्यक कहते हैं, और बाकी के संख्या के जो धर्मों के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। तो इस हिसाब से भी हम उनको भी संसद में मौका मिलता है। कई बार ये होता है कि अगर उस समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता, तो राष्ट्रपति को पावर है, उनके 2 व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, उस समुदाय के हित के लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता। तो हम अल्पसंख्यकों की भागीदारी है। और सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, देखो महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी के लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ और पहली लोकसभा में उनकी भागीदारी कहते हैं कि 4% थी। 100 लोगों, अगर 100 सदस्य थे संसद के, लोकसभा के, अब उनमें से 4 महिलाएं थी। और आज इतने सालों के बाद आज 100 में से 9 महिलाएं चुनी जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां हम मानते हैं कि किसी भी जनसंख्या में आधे पुरुष होते हैं, आधे महिला होती है, मतलब 50% लगभग दोनों की संख्या है, तो महिलाओं को भी 50% सीटें मिलनी चाहिए ऐसे तो। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार का कानून उनके लिए नहीं है, और कानून बनाने के प्रयास बहुत किए गए हैं। बार बार चुनाव के लिए वादा किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं अड़चन इस प्रकार की होती है कि वो कानून नहीं बन पाता। पिछले 40-50 सालों से महिलाओं के लिए आधी सीटें, इसमें 33% सीटें रिजर्व करने का, आरक्षित करने का कानून बीच में ही लटका पड़ा है, अभी तक वो पास नहीं हुआ है। तो इसको आधी आबादी के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप तो सभी लड़कियां हैं,
और आपका जो विद्यालय लड़कियों का विद्यालय है, तो इसमें कुछ सभी की संख्या की सारी लड़कियां पढ़ती है। जो दूसरे विद्यालय होते हैं वहां पे आधे लड़के आधी लड़कियां पढ़ती है। तो इसलिए बराबरी के लिए हमें महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे और ये हमारे देश की जरूरत भी है। दूसरे देशों में अगर बात करें, बाहर के देशों में, तो वहाँ महिलाओं की संख्या काफी है। तो इसलिए हमें अपनी भागीदारी यहाँ निश्चित करने के लिए अच्छा यही होगा, जब हम महिलाओं की अगर पूरी भागीदारी करेंगे तभी उनकी हिस्सेदारी होगी और प्रतिनिधित्व उनका सही होगा। तो कुछ चीजें हैं जिसको सुधारने की भी जरूरत है और जिसको संसद के द्वारा और नए कानून बनाने की भी जरूरत है। तो हम बात करें, क्योंकि अगर महिला नहीं होगी तो महिलाओं के लिए प्रश्न कौन पूछेगा संसद में, कौन उनके लिए आवाज उठाएगा उनके हकों के लिए। और तो वो ये अलग अलग लोग इसलिए शामिल होते हैं ताकि वो अपने अपने समुदाय के, अपने नजदीक के लोगों के, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कानून बना सके और उनके फायदे के लिए योजनाएं तैयार करवा सके और सभी के साथ न्याय कर सके। तो उनकी आवाज उठाने के लिए इस प्रकार से सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी की हिस्सेदारी होती है। सभी लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, तभी इसको हम लोकतंत्र कहेंगे। अगर कुछ विशेष लोग ही बार बार चुने जाते रहेंगे, वही आगे रहेंगे, वही नेता बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे, तो उससे बात नहीं बनती। तो सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप में से भी आपको भी अगर जब आप बड़े होंगे तो आपको भी इस प्रकार से मौका मिलना चाहिए। आप भी देश के मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि जो ये प्रश्न पूछा जाता है संसद में, एक जो चित्र आप देख पा रहे हो, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बनाया गया है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उस चित्र को आप अच्छी तरह पढ़ें। सवाल पूछने वाले सदस्य है और जवाब देने वाले सरकार के मंत्री है। तो जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार उसके लिए जवाब देती है और वो जवाब देना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जवाब से संसद के सदस्य संतुष्ट होते हैं या नहीं होते वो उनका मामला है, फिर आगे वो दोबारा मांग करते हैं। तो संसद में सवाल जवाब होता है, तर्क वितर्क होता है, बहसबाजी होती है, सभी चीजों के जो मुद्दे हैं, प्रस्ताव है, उन सभी पे चर्चा होती है। तो ये संसद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अच्छी तरीके से विचार विमर्श नहीं होता, सभी समस्याओं पे सही तरीके से निर्णय नहीं लिए जाते, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आज भी हमें अच्छी संसद की हमेशा जरूरत बनी रहेगी और आगे भी संसद के जो कार्य में सदस्यों में सुधार की गुंजाइश रहती है। तो अगर सभी का प्रतिनिधित्व बराबर जिसकी जितनी संख्या होती है उसी संख्या के अनुपात में अगर सरकार में लोग शामिल होंगे तो देश हमारा अच्छा देश कहलाएगा। स्वतंत्र देश में, लोकतंत्र देश में, प्रजातंत्र देश में यही खास बात होती है कि सभी की भागीदारी वहां पे होती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ को 3 अलग अलग कक्षा में, पीरियड में पढ़ा है। तो हम इसके प्रश्न अच्छी तरह अपनी समझ के अनुसार कर पाएंगे। कोई ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। जो शब्द इसमें आए हैं, शब्दावली आई है, उनको भी आप गठबंधन जैसे इस प्रकार के शब्द आए हैं, जनप्रतिनिधित्व तो उसके मताधिकार, वयस्क मताधिकार जैसे शब्द आए हैं और अन्य प्रकार के काफी सारी शब्दावली इसमें आई है, उसको भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। आप इनके जो अभ्यास के प्रश्न अच्छे से करेंगे और सभी पाठ को, पूरे के पूरे पाठ को दोबारा फिर पढ़ के और इसको समझ अपनी पैदा करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।